हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंप्लीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में अब तक पूछे गए हैं वो सभी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स, जब से हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। एक एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है और कभी कभी दो क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अभी जो हमारा रिसेंटली का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई 2024 में, उस पेपर के अंदर इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमारा कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चंस के साथ उसके कंसेप्ट्स भी बताती हुई चलूँगी, सो दैट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से लग जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ प्रेशर ऑफ ओवर लिक्विड इंक्रीजेज, अगर हम किसी भी लिक्विड पे उसका जो प्रेशर है उसे इंक्रीज कर देते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, एक बात समझिए, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब मान लीजिए ये इतना एरिया है, ठीक है, हम ये लिक्विड है, ये पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है। अब इस लिक्विड के अंदर मैं इतना एरिया कंसिडर कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? इतना एरिया कंसिडर कर लेती हूँ। अगर मैं इस एरिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूँ, क्या करूँ, मैं इस एरिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूँ तो हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ा दूंगी तो इनमें क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक जो अट्रैक्शन है, बेसिकली मैं कह सकती हूँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रेशर बढ़ाने की वजह से इनके अंदर क्या होगा, ये अट्रैक्शन वाले जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता था, बॉयल होता था, वो अब हमारा किस पे बॉयल होगा, 102 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेसिकली होगा क्या, अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ किसी भी लिक्विड का तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन आ जाएगा उनके बीच में। इसलिए उनको, उनके जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कि ज़्यादा डिग्री पे वो आपका बॉयल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, पॉटर्स हु कैरी हैवी लगेज ऑलवेज हैव अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ विद देम। जो हमारे पॉटर्स होते हैं, बेसिकली मैंने कुली कह सकती हूँ, जो कुली होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भारी वजन है, हैवी लगेज है, उसे उठाने के लिए अपने साथ हमेशा क्या करते हैं, एक कपड़े का लंबा सा पीस अपने साथ रखते हैं बिफोर कैरिंग द लोड ऑन देयर हेड। और उस हेड लोड को लेने से पहले अपने सर पे दे फोल्ड द क्लॉथ इन द शेप ऑफ राउंड डिस्क। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप किसी स्टेशन पे जाते हो तो कुली क्या करता है, जो कपड़ा होता है उसे कुछ इस तरीके से वो लपेट लेता है, ठीक है, और उसको लपेटने के बाद वो उसे अपने क्या करता है, हेड पे रखता है और फिर इसके ऊपर क्या करता है, वो लगेज रखता है। तो वो ऐसा क्यों करता है दोस्तों? वो ऐसा इसलिए करता है, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था हमारी वीडियो के अंदर, हमारी क्लास के अंदर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, जब हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, घटेगा। और अगर हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट, मैं इसे आपको दूसरे कलर से बता देती हूँ यहाँ पे, और अगर हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट घटेगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, प्रेशर में और एरिया में क्या होता है, हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है। एक एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। अब हमें घटाने और बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों वो इसलिए बढ़ती है दोस्तों, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें क्या चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए और कहीं कहीं पे हमारे को प्रेशर कम चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ पोर्टर वाला केस है, यानी कि कुली वाला केस है, तो क्या होगा, अगर उसका मान लीजिए वो डायरेक्टली इसको
आपके जो लगेज है उसको डायरेक्टली अपने हेड पे रखेगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से क्या होगा, उसके सर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस होगा और वो ज़्यादा देर तक उस लोड को नहीं ले पाएगा। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है कि इस जो कपड़ा है उसे लपेटना पड़ता है डिस्क शेप में, सो दैट क्या हो कि लगेज का और जो हेड कांटेक्ट है वो उसका एरिया बढ़ जाए और उसके जो आपका क्या है प्रेशर कम लगे। अब कुछ केसेस में हमारे को क्या करना पड़ता है, एरिया घटाना पड़ता है ताकि प्रेशर ज़्यादा लगे। वो केसेस कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन नील। कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन नील, नाइफ। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं नाइफ लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे जो ये है, जो इसकी एजेस होती हैं, अगर ये ब्लंट नहीं होंगी, ये शार्प एजेस नहीं होंगी, तो क्या ये नाइफ आपका किसी वेजिटेबल को, फ्रूट को, किसी चीज़ को कट कर पाएगा? नहीं। आप सभी को पता है नाइफ तभी कट कर पाता है किसी भी चीज़ को जब उसकी जो एजेस होती हैं बिल्कुल शार्प होती हैं। अब वो शार्प करने का रीज़न क्या है? वो शार्प करने का रीज़न यही है कि अगर एजेस शार्प होंगी, एरिया कम होगा बेसिकली, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आप उस चीज़ को ईजिली कट कर पाएंगे। सिमिलरली विद द केस ऑफ आयरन नेल, अगर मान लीजिए ये मेरी आयरन नेल है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब मैं आयरन नेल की बात करती हूँ, तो हम जब ये वाला हिस्सा जो है, इस वाले हिस्से को किसी बोल्ट के अंदर दबा करते हैं या दीवार में कील ठोकते हैं तो ये ईजिली चला जाता है, लेकिन अगर मैं इस हिस्से से करूँ तो वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एरिया कम होगा उस पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो चीज़ उतनी ही ईजिली इंसल्ट हो जाएगी। आई होप आपको प्रेशर और एरिया का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब इन्होंने पूछा है कि हाँ, वो जो पोर्टर होता है वो ऐसा क्यों करता है कि अपने हेड पे वो कपड़ा रखता है पहले, फिर लगेज लेता है। तो इसलिए वो किस लिए करता है दोस्तों, इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड ऑफ लगेज विद देयर हेड, सो दैट वो क्या कर सके, जो हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट है लोड लगेज जो है उसके लोड का और हेड का, उसे बढ़ा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन बिलो इज फिल्ड विद अ लिक्विड हैवियर देन वाटर। हमारे पास एक हमारा ये क्या है, कंटेनर है, इसमें क्या है, इस एक लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करा, 3 पॉइंट लिए, ए बी एंड सी। हमसे पूछा गया है इन तीनों पॉइंट में किस केस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, या फिर मतलब बेसिकली हमें रिलेशन बताना है, इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। तो हमने बेटा क्लास में लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो वो जितना डेप्थ में होगा, जितना नीचे होगा, उसके ऊपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। यानी, और या फिर हम इस तरीके से भी कहते हैं कि हम जितना अर्थ सरफेस के पास होते हैं उतना हमारा जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो प्रेशर होता है वो लो होता चला जाता है। अर्थ सरफेस के पास हमारा जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी कि माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, हमारा जो प्रेशर है वो लो होता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं एटमॉस्फेयर की, वो क्या करती हैं, हमारे ऊपर एक दबाव बनाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो दबाव कम होता चला जाता है, इसलिए प्रेशर भी कम होता चला जाता है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। सीधी सी बात है, ये तीनों हमारे अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं, तो जो हमारे अर्थ सरफेस के जितना पास होगा, ये ज़्यादा पास है तो इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ये थोड़ा दूर है तो इसके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, और ये और भी दूर है तो इसके ऊपर प्रेशर हमारा इससे भी कम लगेगा। तो बेसिकली आपका इसका आंसर क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर होगा सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे होगा, सी पे, फिर बी पे, एंड देन ए पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन इज केप्ट ओवर अ टॉप ऑफ टेबल विद इट्स डिफरेंट फेसेस टचिंग द टेबल, इन डिफरेंट केसेस सॉलिड एक्सर्ट। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक और ब्लॉक है, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक भी 10 न्यूटन का है, ये ब्लॉक भी 10 न्यूटन का है। तो अब आपको यहाँ पे ना डिफरेंस समझना है, फोर्स और प्रेशर का डिफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक, देखिए आपका जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट पे।
आई होप यहाँ समझ में आया होगा। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ठीक, अब देखिए, अगर मैं, ये भी 10 न्यूटन का ब्लॉक है और ये भी 10 न्यूटन का ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं इस 10 न्यूटन के ब्लॉक को चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे मैं ऐसे रखूं, चाहे मैं ऐसे रखूं, मैं कैसे भी रखूं, किसी भी केस में रखूं, फोर्स तो उसका 10 न्यूटन ही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। भाई जो फोर्स है उसका जो मास है वो तो 10 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, जब मास 10 न्यूटन ही रहेगा तो आपका सीधा सी बात है कि फोर्स क्या रहेगी, सभी केस के अंदर आपकी सेम रहेगी। लेकिन चेंज हमारा कहाँ पे होगा, प्रेशर में चेंज होगा। अब वो कैसे चेंज होगा, देखिए, अगर मैं चौड़े वाले हिस्से की तरफ, यानी कि इस हिस्से में कोई चीज़ रखूंगी, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा बढ़ गया, ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। ठीक है, तो इस केस में हमारा प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इस केस में क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। ठीक, और अगर मैं इस हिस्से को इस तरीके से रख दूं, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मैं ऐसे रख दूं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर क्या लगेगा, यहाँ पे प्रेशर हाई लगेगा। क्यों, हमारा प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, कितने एरिया में वो कांटेक्ट में आया है। तो आप बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा, सेम फोर्स सेम प्रेशर, सेम फोर्स बट डिफरेंट प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अगर हम कहीं टेबल पे रखेंगे डिफरेंट फेसेस से, तो क्या होगा, फोर्स तो सभी केस में सेम रहेगा, चाहे आप ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आपका जो प्रेशर है वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है। सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ एटमोसफेयर बिकॉज। अब हमने पढ़ा बच्चों अभी कि हमारे जो एटमोसफेयर है वो क्या करती है, सभी चीज़ के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है, प्रेशर। हम भी तो इस सराउंडिंग का, इस एटमोसफेयर का हिस्सा है। तो सीधी सी बात है कि वो जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर भी लग रहा है, तो उस प्रेशर में हम क्यों नहीं दब जाते। इन्होंने पूछा है कि जब एटमॉस्फेयर सब चीज़ों के ऊपर प्रेशर लगा रही है, तो वो हमारे ऊपर भी प्रेशर लगा रही है, सीधी सी बात है। तो उस प्रेशर के अंदर हम क्यों नहीं दब जाते। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसका कारण ये होता है कि एक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर से भी लग रहा होता है। क्या होता है कि एक प्रेशर हमारा बॉडी के अंदर भी जनरेट होता है, तो वो कितना होता है, वो उसके इक्वल होता है जितना प्रेशर हमारा बॉडी के बाहर लगा हुआ होता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, दोनों जो प्रेशर होते हैं वो इक्वल होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और हमारी बॉडी क्या रहती है, बैलेंस रहती है। सो योर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, a block of iron dropped in a vessel of water sinks to the bottom, this is because। एक हमने आयरन का ब्लॉक लिया, ठीक, उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया और वो बॉटम में जाके डूब गया। ऐसा किस वजह से हुआ। ठीक, तो देखिए, अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना होगा, बाइंड फोर्स का। किसका कंसेप्ट समझना होगा, बाइंड फोर्स का। बाइंड फोर्स का कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, बाइंड फोर्स का कंसेप्ट कहता है, मान लीजिए ये हमारा एक वेसल है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, ये पानी भर दिया। ठीक, अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ब्लॉक ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आयरन ब्लॉक है, मैंने, चलिए यहाँ पे मैं भी अलग से बनाती हूँ। ये आयरन ब्लॉक है, यहाँ हमारा पानी भरा हुआ था, ये पूरा ब्रीम तक भरा हुआ मान लीजिए। ठीक, अब क्या होगा, जब मैं इस आयरन ब्लॉक को इस पानी के अंदर डुबाऊंगी, जब मैं इस आयरन ब्लॉक को इस पानी के अंदर डुबाऊंगी, बेसिकली कुछ इस तरीके से, ये पानी है। ठीक, अब जब मैं इस आयरन ब्लॉक को इस पानी के अंदर डालूंगी, तो क्या होगा, कुछ पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरा क्या होगा, एक फोर्स हमारा पानी की तरफ से लगेगा इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ठीक, तो हमारा जो ये फोर्स लगेगा, इसको पहली बात बोलते हैं हम बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। तो ये बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा, यानी कि जितना हमारा पानी बाहर आएगा। बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगा, बाइंड फोर्स हमारा होगा वाटर डिस्प्लेस के बराबर। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब इसमें केस आता है सिंक
या फिर फ्लोट का। किसका केस आता है? सिंक का और फ्लोट का। अब क्या होगा? देखिए, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका कुछ वेट होगा, लेट्स से 10 न्यूटन। क्या है? 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें क्या केस बनता है दोस्तों? यदि हमारा जो बायन फोर्स है, ठीक है, वो आपका इस वेट से कम होगा। जो हमारा बायन फोर्स है वो हमारे ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा, तो क्या होगा बताइए मुझे उस केस के अंदर? ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर देगा? डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर बायन फोर्स हमारा क्या है? कम है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और फ्लोट होगा अगर हमारा बायन फोर्स ज़्यादा है किससे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब अगर मैं बायन फोर्स की बात कर रही हूँ तो क्या मैं इन दोनों को ये भी लिख सकती हूँ? वाटर डिस्प्लेस। अभी मैंने बताया कि बायन फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली? जितना हमारा वाटर डिस्प्लेस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आई कहानी? क्या हुआ? तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो आपका जो बॉटम पे है आयरन, वो डूब गया, तो किस वजह से डूब गया होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, वो इसलिए डूब गया होगा क्योंकि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, बेसिकली जो बायन फोर्स हुआ है, वो क्या है? वो कम रहा होगा किससे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ ना? अगर मैं कह रही हूँ कि वो चीज़ डूब गई, वो क्यों डूब गई? क्योंकि उसके ऊपर बाइंड फोर्स कम लगा। बाइंड फोर्स कम लगा बेस, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि उसने वाटर कम डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये दोनों आइटम कितना कैसे होते हैं? इक्वल होती है। जितना बाइंड फोर्स होता है उतना ही वाटर डिस्प्लेस होता है। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपका बाइंड फोर्स कम होगा तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट हमारा तैरता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ पे बाइंड फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द प्रेशर इन अ फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आपकी बॉटल ले लेती हूँ, इसके अंदर फ्लूइड ले लेती हूँ, ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि इसका जो प्रेशर होगा वो कैसे एक्ट करता है सभी डायरेक्शन में, वर्टिकल, डाउनवर्ड और साइडवेज। तो दोस्तों मान लीजिए अगर मैं ये बॉटल ले रही हूँ, इसके अंदर मैं पानी भर देती हूँ, तो अब आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ पे छेद करूँ, यहाँ पे छेद करूँ, यहाँ पे छेद करूँ, कहीं पे भी छेद करूँ, तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? पानी निकलने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारा ये जो लिक्विड है, ये जो इसके अंदर लिक्विड है, ये क्या कर रहा है? आपके सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर क्या होता है? हमारा एक्ट्स करता है सभी डायरेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनके क्या है? डिफरेंट डेंसिटीज हैं बट सेम साइज आर पुट इन द लिक्विड। इनको लिक्विड में रख दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड अरेंज दिस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बाइंड फोर्स। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि बाइंड फोर्स के हिसाब से हमें क्या करना है? आपको अरेंज करना है एक्टिंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट, जो भी इसके ऊपर वो कर रहा होगा। तो कंडीशन देखिए क्या दिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? 3 लिक्विड ले लेती हूँ, ठीक, ए, बी और सी। ठीक, लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी। यहाँ पे मैंने क्या करे? 3 आपके ले लिए। अब देखिए समझे, इन्होंने क्या कहा है? ए इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड। आपका क्या? ए जो है पूरा का पूरा इसके अंदर डूब गया। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर इसके अंदर ये पूरा का पूरा डूब जाएगा लिक्विड बी के अंदर, तो बाइंड फोर्स इसके अंदर कैसी लगी होगी? सबसे कम लगी होगी। भाई मान के चलिए बाइंड फोर्स कितनी सबसे कम लगी होगी, तभी तो डूब गया। अगर ये ज्यादा लगी होती तो ये तैर रहा होता। ठीक, अब हमारे पास 2 सिचुएशन है। एक, बी फ्लोट्स विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। बी कैसे तैर रहा है? आपका ये लिक्विड है ना, ठीक है, इसका जो 1/4 हिस्सा है वो लिक्विड में है और 3/4 हमारा बाहर है। 1/4 लिक्विड के अंदर है, 3/4 बाहर है, यानी कि ज्यादा हिस्सा हमारा बाहर है और कम हिस्सा हमारा आपका क्या है? अंदर है। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या है? आपका आधा हिस्सा बाहर है,
ठीक है, और आधा हिस्सा हमारा अंदर है, यानी कि 1/2 बाहर है और 1/2 ही अंदर। अब मुझे ये बताइए कि इसका ज़्यादा हिस्सा बाहर है तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, बायएंड फोर्स, और इसका बराबर बराबर है, तो इसके कंपैरिजन में, इस बी के कंपैरिजन में इसकी जो बायएंड फोर्स होगी वो कैसी होगी, लेस होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों केस को कंसिडर करूं, ए के अंदर क्या है, बायएंड फोर्स सबसे कम, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल डूब गया। ठीक है, इसमें क्या है, आधा आधा है, तो इसलिए इसके अंदर हमारा बाइंड फोर्स क्या होगी, लगी होगी ए से ज़्यादा, और इसके अंदर ज़्यादा पोर्शन हमारा क्या है, सी के केस में बाहर है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बाइंड फोर्स हमारी किस में लगी होगी, बी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे कम हमारी ए के अंदर, फिर सी के अंदर एंड देन बी के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए, जितना हमारा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जाएगा लिक्विड से, उतना ही हमारी बाइंड फोर्स बढ़ती चली जाएगी, बस ये याद रखिएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब उतनी ही नीचे से हमारी बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रही है। ठीक, चलिए, इन्होंने क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 50 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज कैप्ट इन अ जार ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑयल। हमने अभी पढ़ा, सेम क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि आपने 500 ml को मस्टर्ड ऑयल को 2 लीटर की कैपेसिटी के जार के अंदर डाल दिया, तो प्रेशर उसके ऊपर कैसा लगेगा, सभी डायरेक्शंस के अंदर लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजना टेक्स 2 ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। अंजना ने क्या करा है, 2 ब्लॉक लिए हैं एक जैसे से। वन इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड द अदर इज लेड। एक किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का, और दूसरा किसका बना हुआ है, लेड का। शी सबमर्ज्ड देम 1 by 1 इन वाटर। उसने क्या करा, इन दोनों ही ब्लॉक्स को हमारे किसके अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी किसकी बात की गई है, बाइंड फोर्स की। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारा जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली आपका आपके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। और अगर मैं बात करती हूँ डेंसिटी, डेंसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। डेंसिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ठीक, और जो हमारा बाइंड फोर्स होता है ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। ये अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जब मैं 2 ब्लॉक आइडेंटिकल साइज के ले रही हूँ, ठीक, मैंने एक ये ब्लॉक लिया और ये एक सेम हमने ब्लॉक ऐसे ले लिया, दोनों सेम साइज के, तो एक एल्यूमिनियम का है एक लेड का है, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी डेंसिटी क्या है इसकी डेंसिटी क्या है। इन दोनों ही केस में क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा सेम रहेगा, जब हम इसे पानी में डालेंगे, इन दोनों ही केस में हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल सेम है, तो इनके ऊपर जो बाइंड फोर्स भी लगेगी वो कैसी लगेगी, बिल्कुल सेम लगेगी। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सर्टेन एरिया बाय ब्रिक। ठीक, तो इसमें ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी कही गई बात सही होगी, कि मतलब अगर एक ब्रिक है वो कैसे प्रेशर लगाएगी, मतलब किसी सर्टेन एरिया पे। तो पहले क्या कहा गया है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तो आप सभी को पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर हमारा किससे रिलेशन होता है, फोर्स अपॉन एरिया से। ठीक, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए अप्लाइड फोर्स। ये बेटा आप सभी को पता है कि प्रेशर हमारा कैसे लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो फोर्स भी हमारी कैसी लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा गलत है। यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक, देखिए बेटा, फोर्स का जो प्रेशर फॉर्मूला यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होती है, पास्कल। ठीक है बेटा, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ओनली ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इमर्स्ड इन वाटर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उन्हें हमने वाटर के अंदर डाला, एंड देयर वेट्स आर मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद हमने क्या करा, उनके वेट को स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मेजर किया, तो हमारे को ये एक चार्ट टेबल मिला, हमारे को इसे फुलफिल करना है। हमें देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर।
ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर, इसका मतलब है कि उसका एक्चुअल वेट क्या था। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वेट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है वेट ऑफ वॉट ऑब्जेक्ट इन वाटर। देखिए अभी हमने बात करी थी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। वो किस लिए कम हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या लगती है, एक बाइंड फोर्स लगती है। अभी हमने क्या बात करी थी, अगर मेरे पास ये पानी है, ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालती हूँ, ठीक है, अगर मेरा ये 10 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने पानी के अंदर डाला और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, कितनी, 5 न्यूटन की मान लीजिए फोर्स लग रही है, तो ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, इसका जो वेट है, मान लीजिए अभी इसका 10 न्यूटन आ रहा है, 5 न्यूटन है, तो इसका जो टोटल वेट होगा इस आपके जो ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट 15 न्यूटन है तो पानी में जाने के बाद वो वेट हमारा कम हो जाता है। और कितना कम होता है, जितना हमारा नीचे से बाइंड फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट हमने बात करी है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अभी हमने बात की थी कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, वाटर डिस्प्लेस करता है, यानी कि पानी उसका नीचे से गिरता है। और वो कितना गिरता है, जितना उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है। ठीक, फोर्स ऑफ थ्रस्ट, बेसिकली हम इसके यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बाइंड फोर्स की। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए अब इसे हम फुलफिल करते हैं, कैसे करेंगे इसे समझिएगा। अभी मैंने कहा था कि आपका ये क्या है, बाइंड फोर्स, ये क्या दे रखी है, बाइंड फोर्स। ठीक, अभी मैंने क्या बताया, आपकी बाइंड फोर्स किसके इक्वल होती है, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है। तो यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए के केस में हमारी बाइंड फोर्स 10 की लग रही है तो हमारा वेट कितना होगा, 10 होगा। ठीक, अभी और हमने क्या चीज़ समझी थी, इसी तरीके से नीचे का देखिए, अगर हमारा वाटर डिस्प्लेस 5 हुआ है तो बाइंड फोर्स भी कितने की लगी होगी, 5 की। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए यहाँ वाला सॉल्व करते हैं। देखिए हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी एक्चुअल वेट होता है वो पानी में जाने के बाद कम हो जाता है। और कितना कम होता है, जितना उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा होता है। ठीक, तो अगर मेरा किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 55 हो गया पानी में जाने के बाद, तो इसका मतलब उसका एक्चुअल वेट कितना रहा होगा, भाई उसका पानी में जाने के बाद जो वेट रहा होगा प्लस उसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही होगी, यानी कि 10, तो कितना हो गया, 65। उसी तरीके से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, 80 है, ठीक है, तो उसका पानी के अंदर जाने के बाद वेट कितना होगा, 80 माइनस जितना इसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा है, दैट इज 75। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से समझिएगा हमने कैसे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन 3 लिक्विड्स P, Q एंड R हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। हमने क्या करा कि किसी एक ऑब्जेक्ट को 3 लिक्विड्स में रखा, ठीक है, P, Q और R। हमने क्या करा, इन 3 डेंसिटीज वाले 3 अलग अलग डेंसिटीज हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक एक करके इसके अंदर रखा। Which of the following statements and arrange the liquids in ascending order of density। ठीक है, हमें ascending order of density हमें अरेंज करना है। देखिए हमने कहा कि इन लिक्विड पी ऑब्जेक्ट इज completely submerged। अगर हम वो किसी मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस लिक्विड पी के अंदर डाल देते हैं तो हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा डूब जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरा का पूरा डूब गया तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट ए की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ठीक, ग्रेटर होगी किससे, डेंसिटी ऑफ पी से। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन लिक्विड क्यू ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। क्यू के केस में क्या हो रहा है, इसका 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और 3/4 आपका हिस्सा आपका क्या कर रहा है, आपका बाहर है। और इस वाले केस के अंदर क्या है,
आपका आधा हिस्सा बाहर है और आधा हिस्सा हमारा अंदर है। अब हमारे को क्या बताना है कि इसकी डेंसिटी किस केस में ज़्यादा होगी। भाई यहाँ तो हमें सब सीधा सीधा पता चल गया, ऑब्जेक्ट हमारा अंदर जितना जाएगा इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे पी की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा रही होगी पी के केस में, तो इसकी डेंसिटी कम हुई होगी सबसे कम। भाई पी की डेंसिटी सबसे कम ही तो होगी, तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट डूब गया। ठीक, अब इन दोनों केस को समझिए, कंफ्यूजन कहाँ आएगा, इन दोनों केस के अंदर आएगा। क्यों आएगा, देखिए अगर हमारा ये क्यू की डेंसिटी अलग है और आर की डेंसिटी हमारी अलग है, जब हम क्यू की बात कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिर्फ 1/4 हमारा अंदर जा रहा है, और आर के केस में हमारा 1/2 अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों केस में डेंसिटी किसकी ज़्यादा रही होगी। भाई जो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। भाई हमारा क्या है, यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट डूब गया तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा थी ना, अब यहाँ पे ज़्यादा डूबा है, यहाँ पे आधा डूबा है, तो इसका मतलब क्या है, आर की डेंसिटी हमारी कैसी रही होगी, भाई इससे तो कम रही होगी, सॉरी इससे ज़्यादा रही होगी, तभी तो ये आधा डूबा। और सबसे ज़्यादा किसकी रही होगी, क्यू की रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, PRQ। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। कोई ऑब्जेक्ट हमारा डूब गया, ठीक, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पी की डेंसिटी से ज़्यादा रही होगी। अब वही ऑब्जेक्ट हमारा जब आर में गया, तो आर में जाने के बाद वो पूरा ना डूब के आधा डूबा। ठीक, अब वो आधा डूबा है तो इसका मतलब क्या है कि इस आर की डेंसिटी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो ज़्यादा है। भाई मतलब इस पी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नहीं होती तो ये इतना भी डूब नहीं पा, ये पूरा का पूरा डूब जाता, वो इतना नहीं रोक पाता। और क्योंकि इससे भी ज़्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसने थोड़ा सा हिस्सा ही डूबने दिया, और हमारा आपका जो लाइट ज़्यादा पार्ट था वो बाहर आ गया। डेंसिटी का कंसेप्ट ये है, जो जितना डेंसर होगा कोई ऑब्जेक्ट, जितना डेंसर होगा वो क्या करता है, वो सिंक करता है। डेंसर ऑब्जेक्ट हमेशा सिंक करता है। अगर आपका मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 है। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, इसकी डेंसिटी लेती हूँ 2, तो अगर मैं इसे पानी में डालूंगी तो ये डूब जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट हमारा 0.5 डेंसिटी का है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा डूबेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, इस केस के अंदर सिंक करेगा। और इस केस के अंदर क्या करेगा, सॉरी, इस 2 के केस के अंदर आपका सिंक करेगा, और 0.5 के केस में हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैज़ अ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ कितनी दी है, 10, ब्रेथ दी है 5, और हाइट दी है 3। दिस वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन 3 डिफरेंट, मतलब 3 डिफरेंट डायरेक्शन में रखा गया है। अब इन्होंने पूछा है, द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड द ब्रेथ फॉर्म द बेस। देखिए इस केस में क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि आपका जब कभी भी आपका प्रेशर बढ़ाना हो, ठीक है, तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट हमारा कम हो जाना चाहिए, करेक्ट। तो अब इन्होंने कहा कि मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, लेंथ और ब्रेथ के केस में। चलो देख लेते हैं जी। लेंथ और ब्रेथ के केस में दोस्तों हमारा जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। जब हमारा 50 एरिया आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट का है, मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन ब्रेथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। ब्रेथ एंड हाइट, ब्रेथ एंड हाइट, तो दोस्तों एरिया तो हमारा इस केस में कम हो रहा है, इससे कम तो इस केस में है, तो इसका मतलब क्या है, आपका ये वाला ऑप्शन तो कट गया। मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड हाइट ऑफ द फॉर्म द बेस। लेंथ कितनी है, 10, और हाइट कितनी है, 3। तो जब हम इन तीनों को करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब आप मुझे बताइए सबसे एरिया कौन सा कम है, ये वाला है ना, तो हमारा मैक्सिमम प्रेशर किस में होगा, इस ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, an object is floating in water with 1/4 of its volume above the surface of water. Which of the following statement is true? इन्होंने कहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगेन हम वाटर ले लेते हैं। देखिए तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज़ को कर लेंगे, इस पूरी वीडियो को देख लेंगे, तो मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इन्होंने कहा क्या कहा है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि 1/4 वॉल्यूम हमारा ऊपर है और 3/4 वॉल्यूम हमारा पानी के अंदर है। ठीक, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात कही गई बात सही होगी। बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बाइंड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इक्वल होगी, या फिर बाइंड फोर्स एक्टिंग नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, बाइंड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारा बेटा यहाँ पे क्या होगा, बाइंड फोर्स हमारा इस ऑब्जेक्ट पे कम होगा। ठीक है, किससे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। क्यों कम होगा, क्योंकि देखिए इसका थोड़ा सा हिस्सा ही तो हमारा ऊपर है, मैक्सिमम हिस्सा क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा बाइंड फोर्स कम लग रहा होगा। अगर बाइंड फोर्स ज़्यादा लगता तो हमारा ज़्यादा हिस्सा ऊपर होता और कम हिस्सा नीचे होता, या फिर क्या होता, आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा होता। ठीक, बाइंड फोर्स कम है तभी तो हमारा ज़्यादा हिस्सा क्या है, आपका इस वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम है, तभी तो आपका ये नीचे डूबता जा रहा है। इक्वल होता, समझिए, इक्वल होता तो आपका वो कैंसिल कर देता, आपका ये मिड में होता कहीं। ठीक है, बाइंड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। और अगर ग्रेटर होता बाइंड फोर्स तो ये क्या करता, ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट कर रहा होता। ठीक, लेकिन फ्लोट नहीं कर रहा, ये आपका डूब रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वेट जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट है उससे कम है हमारा क्या, बाइंड फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज ईजियर टू कैरी अ बैग विद लार्ज एंड ब्रॉड स्ट्रैप्स। कि कोई भी हमारे पास बैग है, हम उसका जो स्ट्रैप होता है, आपने देखा होगा बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उन्हें ब्रॉड और लार्ज बनाया जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आपको सभी को पता है दोस्तों किस लिए किया जाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा, आपका बैग का जो एरिया इंक्रीज होगा स्ट्रैप का, तो उससे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और सही ऑप्शन बताना है। इन्होंने क्या है कहा है, वाटर बॉइल्स इजीली एट लो एल्टीट्यूड रीजन लाइक सी शोर। अभी हमने क्या कहा था दोस्तों, कि हम जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो ये आपका एजर्शन गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस एट लोअर एल्टीट्यूड, नहीं, हमारे हायर एल्टीट्यूड पे दोस्तों क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो आपके ये जो दोनों स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 4 ग्लास सिलेंडर्स ए बी सी एंड डी ऑफ सेम लेंथ 25 सेंटीमीटर सेम डायमीटर आर टेकन एंड फिल्ड विद वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर तक भर दिया गया है। फिर उसके बाद, अच्छा गुड क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन से तो आपके लगते ही लगता है। इन्होंने कहा है कि 4 ग्लास सिलेंडर्स ले लिया, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, मैंने हालांकि अलग बना दिया साइज़, बट आप कंसिडर कर लीजिएगा। सभी को 20 20 20 20 पानी इसके अंदर भर दिया 20 mm पे। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है कि ए के अंदर इन्होंने क्या करा, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर पे, बी के अंदर 8 सेंटीमीटर पे, सी के अंदर 10 सेंटीमीटर पे, और डी के अंदर 12 सेंटीमीटर पे। ठीक, होल कर दिया। तो इन्होंने पूछा है किस में पानी सबसे ज़्यादा आएगा। तो मैंने दोस्तों क्या बताया था, जितना ज़्यादा नीचे होगा उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ेगा पानी के उस पॉइंट के ऊपर, और जिस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें से पानी भी उतनी तेज़ी से निकलेगा और उतनी ही ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ 3 इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड होता है जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता।
जिनको मिक्स नहीं किया जा सकता, राइट। सो इन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं एक्स वाई एंड जेड, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर पोर्ड इन अ टेस्ट ट्यूब 5 containing 5 ml of water. What will be the order of liquid settled from top to bottom? कंसिडर द डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया, डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो मैं एक्स की डेंसिटी निकाल लूँ, कितनी है, मास कितना दे रखा है 4, वॉल्यूम कितना है 1, तो डेंसिटी कितनी हुई 4। वाई का निकाल लेते हैं, मास 8, डेंसिटी वॉल्यूम 10, तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई 0.8। जेड की कितनी है 6/3, दैट इज 2, ठीक। हमारे को एक्स की, वाई की, जेड की, तीनों की डेंसिटी मिल गई। और वाटर की डेंसिटी कितनी है 1, बस। अब आपके पास तीनों की डेंसिटी है, चारों की। अब आपको क्या करना है, इसको टॉप टू बॉटम लगाना है, ठीक है। तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी किसके, टॉप टू बॉटम। तो सबसे हमारी क्या बोलते हैं, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, वाई की, फिर किसकी है, वाटर की, उसके बाद जेड की, और फिर उसके बाद एक्स की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An object X sinks in liquid P and Q but floats in liquid R. ये क्या कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हमने 3 लिक्विड्स लिए, लिक्विड P, लिक्विड Q एंड लिक्विड R। तो बेसिकली बच्चा हुआ क्या, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को लिया X को बेटा, तो ये जो ऑब्जेक्ट X है ये आपका P के केस में डूब गया, ठीक है, Q के केस के अंदर भी डूब गया, बट R के केस के अंदर ये क्या कर रहा है, बाय आंटी, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि इन तीनों के केस के अंदर पी के अंदर क्या है, डूब गया, एक्स के अंदर भी डूब गया, और आर के अंदर, सॉरी वाई क्यू के अंदर भी डूब गया, और आर के अंदर नहीं डूबा। तो अब आपको इतनी कहानी से इतना तो समझ में आ गया कि भाई पी की डेंसिटी और क्यू की डेंसिटी एक्स की डेंसिटी से कम रही होगी, ठीक है। एक्स की डेंसिटी ज़्यादा रही होगी पी से और क्यू से, और इस केस में क्या है, आर की डेंसिटी ज़्यादा रही होगी किससे, एक्स से, ठीक। चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है, डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी, ऐसा है, बिल्कुल है जी। तो ये आंसर सही हो गया। फिर डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आर। अब इन्होंने कहा डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आर। बेटा एक बात बताइए, अगर डेंसिटी ऑफ पी इक्वल होती डेंसिटी ऑफ आर के, तो या तो ये ऑब्जेक्ट इन दोनों में फ्लोट करता या इन दोनों में सिंक करता, ठीक है। लेकिन एक में फ्लोट कर रहा है, एक में आपका क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अ ग्रीन क्यूब विद साइड 0.25 m। ओके, बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में दोस्तों, आपको तीन क्यूब्स दे रखे हैं, ग्रीन क्यूब, रेड क्यूब और येलो क्यूब, और इनकी साइड्स दे रखी हैं 0.25, 0.35 और 0.5, ठीक है। इन्हें एक फ्लैट टेबल पे रख दिया गया है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें से किस केस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो हमने अभी बताया, मैंने आपको अभी तक सारी वीडियो के अंदर, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा आपका प्रेशर वहाँ कम होगा, और जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब सीधी सी बात है, जिसकी साइड छोटी होगी उसका एरिया भी कम होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा कहाँ पे होगा, जिसका एरिया कम होगा, और सबसे एरिया कम किसके केस में आएगा, ग्रीन क्यूब के केस में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 0.25 वाला, यानी कि ग्रीन क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ सैंपल ऑफ वाटर बॉइल्स एट 02 डिग्री। देखिए अगर कोई हमारा वाटर है वो 102 डिग्रीज पे आपका क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए
अगर कोई हमारी बॉडी या कोई भी वाटर हमारा 0.2 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉईल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी। क्या है, इम्प्योरिटी है, जिसकी वजह से वो 100 डिग्री पे बॉईल ना होके किस पे बॉईल हो रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। जब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ा तो सीधी सी बात है दोस्तों, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अब वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए सेम क्वेश्चन है, अब की बार इन्होंने क्या कह दिया, अब की बार इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट कह दिया कि हमारा 0 - 3 डिग्री पे वो आपका क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। तो आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं, अब इसका अपोजिट कर दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, बट अब किस पे हो रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि वो किस पे बॉयल होगा, अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसे ज़रूर ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेगा आपके। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका एयर में यानी कि एक्चुअल वेट कितना है, 150 न्यूटन। जब हमने उसे लिक्विड ए में डाला तो 100 न्यूटन, और जब हमने उसे ऑब्जेक्ट को लिक्विड बी में डाला तो इसका 95 न्यूटन है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बना लेती हूँ दो लिक्विड। ठीक, अब इन लिक्विड के अंदर ये हमारा पानी भर गया। ठीक, अब मैं ऑब्जेक्ट्स को ले लेती हूँ। ये मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ये यहाँ पर है। अब इसका वेट कितना आ रहा है यहाँ पे, 100 न्यूटन, और इसमें कितना आ रहा है, 95 न्यूटन। ठीक, अब मुझे ये बताइए वेट कितना था, 150 न्यूटन। इस वाले इसके केस में, ए के केस में हमारा वेट कितना आ रहा है, 100 न्यूटन। तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 50 न्यूटन। करेक्ट। यहाँ पे कितना था वेट ऑब्जेक्ट का, 150 न्यूटन, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बी का, बी की लिक्विड में 95 न्यूटन। तो इस पे हमारी कितनी फोर्स लगी होगी, बाइंड फोर्स 55 न्यूटन। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक, अब देखिए, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। क्या ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि लिक्विड ए की डेंसिटी क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी किससे, लिक्विड बी से। क्यों ज़्यादा रही होगी, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए, अगर हमारा इसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, अगर हमारे लिक्विड बी को ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भारी होगा, तभी तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। भाई इसका मास ज़्यादा होगा, तभी तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब ये ज़्यादा भारी होगा तो सीधी सी बात है इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा रही होगी किससे, इसकी यहाँ पे इस वाली डेंसिटी से। ठीक है, तो लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, सही बात है। बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड बी इज ग्रेटर देन, बिल्कुल सही बात है, अभी आपने निकाला कि बी पे आपकी क्या है, बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगी और ए पे बाइंड फोर्स हमारी कम लगेगी, ये भी सही है। An object that floats in liquid A surely floats in liquid B। कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर ए में फ्लोट कर रहा है तो वो बी में भी फ्लोट करेगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों फ्लोट करेगा, देखिए हमारी क्या है, आपका यहाँ पे 100 का, यहाँ पे क्या डेंसिटी आपकी लिक्विड ए की ज़्यादा है। ठीक है, अब लिक्विड ए की ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे फ्लोट करेगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, इससे कम होगी। अब जब वो इससे कम होगी तो सीधी सी बात है वो इससे भी तो कम ही होगी। ठीक है, इसलिए आपका इस केस में भी क्या होगा, आपका फ्लोट करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 आइडेंटिकल साइज्ड ब्लॉक्स ऑफ लीड, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सबमर्ज्ड इन वाटर। हमने तीन एक जैसे से जो ब्लॉक हैं उन्हें पानी में डाला, लीड, एल्यूमिनियम, जिंक को पानी में डाला। ठीक है, तीनों की यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। ओके, देखिए डेंसिटी यहाँ दे रखिए कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाइंड फोर्स। ठीक है, हाउ वुड द बाइंड फोर्स ऑन द लेड ब्लॉक, बाइंड फोर्स ऑन द एल्यूमिनियम ब्लॉक एंड बाइंड फोर्स ऑन द जिंक ब्लॉक कंपेयर विद ईच अदर। ये देखिए दोस्तों, ये जो डेंसिटी दे रखी है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है।
किसके लिए दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स का डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिकल साइज, यानी कि तीनों ब्लॉक हमारे कैसे हैं, सेम है। और जब साइज बिल्कुल सेम है तो तीनों पे बाइंड फोर्स भी कैसी लगेगी, सेम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेमन व्हेन ड्रॉप्ड इनटू अ लार्ज ग्लास कंटेनर containing ordinary tap water is found to sink to its bottom. Which of the following action is helpful in making this? ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, एक ग्लास कंटेनर है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है, ठीक। अब हम इसके अंदर एक नींबू डाला, जब हमने इस नींबू को डाला तो ये हमारा डूब गया, ठीक, ये हमारा नींबू डूब गया। अब आप इसके बारे में आपको ये क्या करना है, इस नींबू को फ्लोट कराना है। क्या कराना है, इस नींबू को फ्लोट कराना है। तो वो कैसे करेंगे, एडिंग मोर वाटर इन द कंटेनर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी चाहे आपका इतना हो या इतना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से, तो ये हमेशा क्या करेगा, डूब जाएगा। चाहे आप इतनी ग्लास पानी में डालिए, चाहे आप समंदर में डालिए, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, ठीक है। तो पानी ज़्यादा ऐड करना कभी काम नहीं करता। एडिंग सॉल्ट टू द वाटर इन द कंटेनर, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिएगा। जब कभी हम वाटर के अंदर सॉल्ट मिला देते हैं तो उस वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे कम नहीं हो जाती, डेंसिटी आपकी क्या है, बढ़ जाती है। अब जब पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेमन की कम हो जाएगी। डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वजह से वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट रूम टेम्परेचर पे इन सारी चीज़ों की डेंसिटी दे रखी है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन अल्कोहल विल श्योरली फ्लोट्स इन सनफ्लावर ऑयल। देखिए अभी हमने बताया था। अब पहले यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल और सनफ्लावर। अल्कोहल का कितना है, 0.8, और सनफ्लावर ऑयल का कितना है, 0.9, ठीक। तो अब देखिए, ये कह रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा जो फ्लोट करेगा अल्कोहल में वो सनफ्लावर ऑयल में भी करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने ले लिया 0.4 डेंसिटी का। अब हमारा अगर वो 0.4 डेंसिटी का इसमें फ्लोट कर रहा है, तो भाई इस केस में भी तो इसका कम ही रहेगा, ये तो ये इसमें फ्लोट करेगा, तो ये ऑप्शन तो सही है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन सनफ्लावर ऑयल विल श्योरली फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है। अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहते हैं, आपका सनफ्लावर ऑयल में अगेन 0.4 ले लेते हैं, अगर इसमें हमारा फ्लोट कर रहा है तो इसमें भी तो करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो इससे भी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन फ्रेश वाटर विल श्योरली फ्लोट इन अल्कोहल। ये कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेश वाटर के अंदर अगर हमारा फ्लोट कर रहा है तो वो अल्कोहल में भी करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्यों, देखिए मैं कहती हूँ मेरे फ्रेश वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, कोई आपका मान लीजिए 0.9 ले लेती हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, डेंसिटी 0.9। अब इस ऑब्जेक्ट, ये जो एक्स ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी इस पानी से कम है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन अल्कोहल की डेंसिटी कितनी है, 0.8, और मेरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, 0.9, तो ये ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेश वाटर के अंदर फ्लोट करे वो हमारा अल्कोहल के अंदर भी फ्लोट करे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, रीना टेक्स अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक्स 3 आइडेंटिकल होल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉटल। शी फिल्स द बॉटल एंड ऑब्जर्व्स द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंसेस करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा गया है कि इसने, रीना ने क्या करा, एक बॉटल ली, इसके अंदर क्या है, पानी है। अब रीना ने आपके 3 होल करे, एक जैसे से साइज में, एक जैसे से, ठीक है। अब 3 होल करे लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे करे, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, वाटर कम्स आउट ऑफ ऑल द 3 होल्स विद द सेम फोर्स एंड फॉल्स एट सेम डिस्टेंस। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
Water from the topmost hole comes out with the least force and falls at minimum distance. Okay, the water from the topmost holes come out with the most force and falls at the maximum distance. Okay, the water from the bottom holes comes out with the least force and falls at the minimum distance. देखिए ये चीज समझिए। अभी मैं आपको बताया कि हमारा जितना हाइट होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उस पर प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ता है, और जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो वो पानी जाएगा भी उतना दूर। तो ये नहीं कि अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी कंसिडर करूँ तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे होगा, तो यानी कि इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, पानी ज़्यादा दूर पे जाएगा। यहाँ पे कम फोर्स होगा तो कम दूर पे जाएगा, और ए पे और कम फोर्स होगा तो वो और कम दूर पे जाएगा। तो क्या होगा, तो वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल, जो सबसे ऊपर वाला होल है, उससे क्या होगा, लीस्ट फोर्स के साथ पानी आएगा और सबसे कम डिस्टेंस के ऊपर गिरेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइवर्स वियर स्पेशल सूट्स एंड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे गो फॉर अंडर वाटर ड्राइविंग। ये कहते हैं जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्पेशल सूट पहनते हैं और अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अंडर वाटर ड्राइविंग में। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि बच्चों देखिए, अब आपको पता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा क्या है कि प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ पे। द प्रेशर मेन रीजन है, द प्रेशर ड्यू टू वाटर इंक्रीजेज एज वन गोज डाउन। नीचे जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से ही क्या होता है, वो स्पेशल सूट्स उन्हें पहनने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी प्लेस आइस ऑन द वाटर इट फ्लोट्स। जब हम आइस को पानी में रखते हैं तो वो तैरती है, बट हम अगर सॉलिड वैक्स को किसी लिक्विड वैक्स के कंटेनर में रखते हैं तो वो फ्लोट नहीं करती। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, फ्लोटिंग ऑफ आइस इज ऑन वाटर इज अ एनोमली। ये बात बिल्कुल ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी वो कैसे। सिंकिंग ऑफ सॉलिड वैक्स इज एन एनोमली नहीं, ऐसा नहीं है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, बिल्कुल ठीक। डेंसिटी ऑफ सॉलिड वैक्स इज लेस देन लिक्विड वैक्स, अगर डेंसिटी सॉलिड वैक्स की कम होती तो वो डूब जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड सी। एनोमली क्या कहती है दोस्तों, और एनोमली ये कहती है कि हमारा जो वाटर होता है, ठीक है, आपके जो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो आपका क्या करता है, मेल्ट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हम बढ़ाते हैं उसके बाद वो आइस बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है, आइस, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एनोमली क्या कहती है कि जब वो आइस बनता है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। आइडियली क्या है कि हमारे को हम नॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्मली जब हमारे मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो हमारी उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, कोई और अदर चीज़ होगी तो पास आने पे डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में क्या होता है कि हमारी जो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद हमारी जब वो आइस बननी शुरू हो जाती है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। इनमें से कौन सी कही गई बात एयर प्रेशर के लिए सही है? एयर अराउंड अस एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर ऑन अस, एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। ये तो देखिए बिल्कुल गलत बात है, बी वाली तो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारी एयर हीट होती है तो एयर एक्सपेंड होती है, ठीक है, और जब हमारी एयर कूल होती है, एयर हमारी अगर कूल होती है तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक, वार्म एयर राइजेस अप एंड कूलर एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही बात है ये वाली। as warm air rises up, air pressure at that place is increased। ये भी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये देखिए ये सारी ही गलत है। इन्होंने कहा एयर हमारे ऊपर कम प्रेशर लगाती है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। एयर हमारी हीट करने पे एक्सपेंड होती है और कूल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम हीट करते हैं एयर को तो उनके अंदर क्या आ जाती है, आपकी डायनेमिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, उनके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिससे वो क्या होता है, एकदम एक्सपेंड होने लगती है, उनके अंदर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसलिए वो फैल जाती हैं। और जब हमारी
वार्म एयर ऊपर जाती है तो क्या होता है, एयर प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है। हमने बताया जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर हमारा क्या होता है, कम होता है, और अर्थ के पास हमारा एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है स्मॉल बॉल का उसने बताया है क्या है, 25 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका वेट इतना है। विल द दिस बॉल फ्लोट्स और सिंक इन वाटर, कि हमारी ये जो बॉल है वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। तो देखिए हमारे को क्या बताया गया है, वॉल्यूम है, मास है, तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 30, डेंसिटी कितनी है ये, तो आपकी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, करेक्ट। तो सीधी सी बात है, वाटर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वाटर की डेंसिटी क्या होती है आपकी, 1 होती है। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, उस केस में ये डूब जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी कितनी आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और वाटर की डेंसिटी कितनी आ रही है, 1। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी के अंदर वो क्या करेगी, डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इफ द बॉइलिंग पॉइंट इफ द वाटर रिड्यूसेस एट द हाई एल्टीट्यूड, देयर इज डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कम हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। अभी हमने बताया जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो किसी चीज़ को बॉईल करने के लिए भी हमारे को क्या है, टेम्परेचर कम, जरूर बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम होता चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब जिसको बॉईल करने में हमें 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, अब वो हमारा 95 96 में ही बॉईल हो जाएगा। तो ये आपके दोनों सही हैं और आज इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, द टेबल इज गिवन बिलो, लिस्ट सब्सटेंसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटीज। ओके, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है। व्हाट वुड हैपन इफ द कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन द ग्लास फिल्ड विद मर्करी एंड कॉर्न ऑयल। ठीक है, अगर ये कहते हैं इस कॉपर ऑयल, इस कॉपर कॉइन को अगर मैं इसके अंदर और इसके अंदर डालती हूँ तो क्या होगा। ठीक है, देखिए इसकी डेंसिटी क्या है, 8960। तो कॉपर कॉइन की जो कॉपर है उसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करेगा, सिंक। और इससे कम है तो इसके केस में क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, फ्लोट ओवर मर्करी बट सिंक्स इन द कॉर्न ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कंसेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू एक्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है, अ प्लास्टिक बॉटल इज फिल्ड विद वाटर एंड इट्स माउथ इज क्लोज विद द कैप, a hole is made in the bottle using a push pin, it is observed that water does not come out of the hole। देखिए एक चीज़ समझिएगा, मैं अगर ये बॉटल है इसके अंदर पानी भर दूँ, ठीक है, और अगर मैं इसकी कैप लगा दूँ तो इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा, तो आप इसके अंदर यहाँ पे होल कर दोगे तो आपका ये पानी नहीं निकलेगा। तो ये किसके कंसेप्ट को बता रहा है, प्रेशर के कंसेप्ट को बता रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। So guys, this is the last question. An object floats in liquid with a half of its volume submerged in the liquid. What is the bind force acting on the object? देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वॉल्यूम का आधा सबमर्ज्ड है, आधा है यानी कि आधा बाहर है और आधा हमारा अंदर है, तो इसके ऊपर बाइंड फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, जितना इसका वेट होगा, कितना, इक्वल टू इट्स वेट। सो गाइज दिस इज ऑल, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके कवर कर लिए हैं जो आपके 2012 से लेके 2024 तक आए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर हमने कोई नहीं कवर करा है तो वो इसी के कंसेप्ट पे है, इसलिए वो नहीं करवाए गए हैं, वो एज अ होमवर्क समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।